पास पेपर्स को सॉल्व करने का सिलसिला यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है वो पार्ट डी के अंदर लास्ट क्वेश्चन किया था 269, तो यहाँ पे जो है वो 270 से स्टार्ट करेंगे। मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जिनको नहीं पता इस बुकलेट के बारे में, तो ये जो है वो IBS अक्खर के पास पेपर्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बेसिकली फिलहाल हम मैथमेटिक्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ये जो बुकलेट है ये आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक लगा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, और मैं कम्युनिटी का जो है वो लिंक भी लगा दूंगा, वहाँ पर भी आप जो है वो आके फिर मज़ीद चीज़ें अपने लिए कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सेंड कर रहा होता हूँ जो भी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस बुकलेट को जो है वो सॉल्व करवाना शुरू कर दिया था काफ़ी टाइम पहले, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 269 तक जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आपको 4 पार्ट्स में मिल जाएंगे, पार्ट A, B, C और D के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। D वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब आप ये देखोगे पार्ट E। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, सही है। सो क्वेश्चन नंबर 270 को पढ़ लेते हैं। द पाई चार्ट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्टर जॉन स्पेंड हिज सैलरी फॉर जुलाई, ही वाज पेड $2000 इन जुलाई, हाउ मच मिस्टर जॉन स्पेंड ऑन रेंट एंड बिल्स। तो अब आपको जो है ना वो उसके एक्सपेंसेस बेसिकली पाई चार्ट के अंदर दे दिए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई भी हमारे पास एक बंदा है मिस्टर जॉन, उसकी जो जुलाई की सैलरी है वो है हमारे पास $2000, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो रेंट और बिल्स के एक्सपेंसेस हैं वो 45% हैं, फूड के 11% हैं, सेविंग्स उसकी 17% होती हैं यहाँ पे, और अदर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो 27% है। तो ये बोल रहा है कि भाई उसका जो है वो कितना एक्सपेंस है रेंट और बिल्स का, तो भाई परसेंटेज भी उसका गिवन है और हमारे पास टोटल उसकी सैलरी भी है, तो सिंपली जो है वो आप यहाँ पे ये रेट इनटू बेस वाली टेक्निक लगा सकते हो ताकि आपके पास आंसर आ जाए। तो ये है 270, जिसमें आप क्या करोगे, रेंट और बिल्स वाला परसेंट उठाओगे जो कि 45% ऑफ जो भी उसकी जुलाई की सैलरी है, जो कि है $2000। तो अब आपने बस ये सॉल्व कर देना है, 45/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये 2 जीरोस तो इसके साथ कैंसिल हो गए, बाकी 2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 और ये 0 भी आ जाएगा। तो $900 जो है वो उसके रेंट और बिल्स में चले जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 271, उसमें हमारे पास एक जो है वो बार ग्राफ गिवन है, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कुछ इस तरह से है। कस्टमर्स वर पोल्ड अबाउट देयर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स इन अ सर्वे, द बार ग्राफ इज गिवन बिलो, विच आइसक्रीम वाज प्रेफर्ड मोस्ट। तो यहाँ पे आपको बार ग्राफ के थ्रू बताया जा रहा है कि भाई एक सर्वे किया गया था जिसमें पूछा गया था कि आपको कौन सी आइसक्रीम जो है वो पसंद है, सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट है। तो यहाँ पे जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है वाई एक्सिस वाले लाइन पे, और एक्स एक्सिस पे आपको जो है वो आइसक्रीम का फ्लेवर जो है वो नज़र आ रहा है। तो जिसकी भी जितनी जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, आप बताओगे कि भाई वो जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, उसी को ज़्यादा जो है वो लोग फेवरेट कह रहे थे, तो आप जो है वो वही ऑप्शन बताओगे। अब आप ये बार को देखोगे, स्ट्रिप को देखोगे कि कौन सी जो है वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखना चाह रहे हो ना, कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहे होते हैं कि चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका मतलब है कि भाई चॉकलेट जो है वो कितने लोगों ने कहा है, तो 12 है, इसका मतलब है 12 लोगों को जो है वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम पसंद है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है मोस्ट प्रेफर्ड, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चों को कौन सी पसंद है, लोगों को कौन सी पसंद है, तो वो है यहाँ पे अगर आप देखो तो वेनीला, क्योंकि उसी की जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 272, जिसमें कहा जा रहा है अ शॉपकीपर बियर्स 15% लॉस ऑन द सेल ऑफ अ जैकेट इफ द कॉस्ट ऑफ द जैकेट इज $100 बल्कि 1000 फाइंड हिज लॉस। तो भाई कोई भी एक जो है वो दुकानदार है, उसको जो है वो एक जैकेट पे 15% का नुकसान हो रहा है, और उसकी कॉस्ट प्राइस उसने जो है वो बताई है जो कि है ₹1000। तो हमें बताना है कि भाई उसको कितना लॉस हो रहा है। तो उसने जो है वो जैकेट अगर ₹1000 में ली है और उसको लॉस हुआ है 15% का, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस है, तो आप डायरेक्टली जो है वो रेट इनटू बेस टेक्निक लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके 2 जीरोस इसके साथ कैंसिल, 10 15 का 150, तो इसका मतलब है लॉस हुआ है 150 का, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 273 में कहा जा रहा है इफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री देन द ट्राइंगल इज व्हाट। आपको कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 2 एंगल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि एक है 30 और दूसरी है 60। तो हमें बताओ ये कौन सा ट्राइंगल होगा। भाई ऑफ कोर्स ये जो ट्राइंगल होगा वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि अगर आप देखो ट्राइंगल में जो है वो टोटल 3 एंगल्स होती हैं अगर हम इंटीरियर एंगल्स की बात करें, और उन तीनों का सम जो है वो 180 के बराबर होता है।
अगर उन तीनों में से दो एंगल्स ऑलरेडी इसने दे दिए, एक 30 है और दूसरी जो है वो 60 है, तो इसका मतलब है बाकी जो तीसरी एंगल उसकी होगी वो होगी 90 डिग्री, क्योंकि अगर वो 90 से कम या 90 से ज़्यादा हुई तो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा। सम हमें टोटल 180 बनाना होता है ना एंगल्स का, तो यहाँ पे ऑलरेडी दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है, तो बाकी तीसरी जो है वो 90 होगी। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो है वो एक एंगल राइट एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री का बन रहा हो, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है 274, जिसमें ट्रांसलेशन आप यूज कर सकते हो, 10% ऑफ 50 इज डिवाइडेड बाय 50% ऑफ 10, द रिजल्ट इज व्हाट। तो यहां पे देखो 10% ऑफ 50 इज डिवाइडेड बाय 50% ऑफ 10, तो सिंपली क्या होगा, 50 का 10% कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, हाँ 5 ही होगा। और यहाँ पे जो है वो 50% ऑफ 10 कितना होगा, अगेन यहाँ पे 5 ही होगा। तो अब आपने बस इसको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन बी। वैसे हमने सही किया है ना, हाँ सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 275, जिसमें हमसे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर ए इज हाफ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। तो देखो हमसे कहा जा रहा है हमारे पास कोई भी जो है वो दो स्क्वायर्स हैं और उनकी लेंथ कुछ इस तरह है कि भाई जो स्क्वायर ए है उसकी लेंथ हाफ है स्क्वायर बी के। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर तो नहीं बना, ये तो रेक्टेंगल बन गया। ये हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर है जिसको हम नाम दे देते हैं ए, और हमारे पास एक स्क्वायर है जिसको हम नाम दे देते हैं बी। तो अब इनकी लेंथ कुछ इस तरह है कि जो ए स्क्वायर की लेंथ है वो हाफ है बी के। तो लेट्स सपोज आप अगर इसको जो है वो लेंथ दे दो एक्स की, तो ये क्या हो जाएगी x/2। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इन दोनों के पेरीमीटर्स का रेशियो बताओ, और रेशियो आपने किस ऑर्डर में बताना है, स्क्वायर ए टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। तो इसका जो है वो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब होता है कि भाई आप जो है वो बस स्क्वायर में अगर आप देखो तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो साइड के साथ, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x/2, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x। अब आपने रेशियो जो है वो फाइंड करना है, तो रेशियो कैसे फाइंड करोगे, पहले तो ये सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 2x रेशियो 4x, x के साथ कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, जो कि एक जनरलाइज बात भी आप जो है वो कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन सी। अच्छा, अगर यहाँ पे बोलता ना द व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी टू स्क्वायर ए, तो फिर क्या हो जाता 2:1, क्योंकि ये फिर आप इस साइड रखते और ये फिर आप उस साइड रखते, रेशियो में ऐड और मैटर करता है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जी 276 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है जोस कलेक्शन कंटेन्स यूएस, इंडियन एंड ब्रिटिश स्टैम्प्स इफ द रेशियो ऑफ यूएस टू इंडियन स्टैम्प्स इज 5:2 एंड द रेशियो ऑफ इंडियन टू ब्रिटिश स्टैम्प्स इज 5:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूएस टू ब्रिटिश। तो यहाँ पे देखो टोटल जो क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे जिन 3 चीज़ों की बात हो रही है वो है यूएस, इंडियन और ब्रिटिश स्टैम्प्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यूएस, ये रेशियो ब्रिटिश और ये इंडियन। ठीक है, बल्कि पहले इंडियन है बाद में जो है वो ब्रिटिश है। रेशो में ऑर्डर मैटर करता है, तो आपने इसका जो है वो ख्याल करना है। और ये जो है वो ब्रिटिश। अब भाई गर्मियों में काम ऐसे ही होते हैं। अब जो इसने बोला है ना कि रेशो ऑफ यूएस टू इंडियन स्टैम्प्स, वो है हमारे पास 5:2। 5:2 का मतलब होता है 5:2। तो यूएस टू इंडियन जो रेशो है वो है 5:2। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि इंडियन टू जो ब्रिटिश स्टैम्प्स का रेशो है वो है 5:1। तो इसका मतलब है इंडियन टू ब्रिटिश है 5:1। ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ यूएस टू ब्रिटिश, मतलब कि इसके और इसके दरमियान का रेशो। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूड रेशो वाली टेक्निक लगाओ। तो भाई ये इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, ये आप इसके साथ करते हो, ये आप इसके साथ करते हो। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज के लेक्चर्स हैं, मैं थ्योरी तो यहाँ पे बैठ के नहीं समझाऊंगा ना, तो आपको आई होप ये पता होगा। तो ये हो जाएगा 25:2 तो हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए यूएस और ब्रिटिश के लिए। तो यूएस का ये है और ब्रिटिश का ये है, तो ये हो जाएगा 25:2। करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 277, जिसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। तो भाई ये कौन सा होगा, ये होगा सी। ठीक है, बाकी सब जो है वो हमारे पास इक्वेशंस हैं, वो ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिसमें इक्वलिटी का साइन आ रहा है, तो आप उसको इक्वेशन बोलोगे। जिसमें इक्वलिटी का साइन ना है आप उसको एक्सप्रेशन बोलोगे, तो वो सी है।
आ जाते हैं 278 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -7 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -15/19 द अदर नंबर इज व्हाट। तो हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो -7 के बराबर है। तो लेट सपोज वो दो रैशनल नंबर्स ए और बी हैं, ठीक है, तो इनका सम मैंने -7 के बराबर कर दिया। अब कहा जा रहा है कि भाई इनमें से एक नंबर जो है ना वो -15/19 हमें पता है। तो लेट सपोज वो ये वाला नंबर है जो कि हमें पता है, तो इसकी जगह हम रख देते हैं -15/19। अब हमें जो है वो दूसरा चाहिए, मतलब कि b चाहिए। तो भाई ये यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे प्लस का करवा दो बस, तो यहाँ से b आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/19। तो अब आपने यहाँ पे जो है वो बस एलसीएम निकाल के दो फ्रैक्शंस को आपस में जो है वो ऐड ही कर देना है। तो यहाँ पे तो एलसीएम 19 बनेगी और 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 19 से, तो कितना होगा 7 9 दा 63, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 7 1 दा 7, 7 और 6 कितना होता है 13, तो इसका मतलब है 133 आ रहा है। ये प्लस, अच्छा ये माइनस का होगा, प्लस 19 से डिवाइड तो 1 को 15 से करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। तो 133 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 118/19, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बी मौजूद है जो कि है सी। उसके बाद हमारे पास है 279 जो कि यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, आसान सा है। उसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 2.12 इज इक्वल टू 212/100, दस द वैल्यू ऑफ 5.354 इज व्हाट। अब देखो आपको कहा जा रहा है कि भाई 2.12 जो है वो बराबर है 212/100। इसका मतलब है उसने जस्ट जो है वो डेसिमल को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। जैसे आप जो है वो नॉर्मल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, पॉइंट खत्म करके 1 और उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह 0। तो इसी तरह आपने जो है वो 5.354 को जो है वो कन्वर्ट करना है। तो भाई ये खत्म हो गया तो इसकी जगह 1, बाकी आगे 3 जो है वो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 3 दफ़ा 0, तो ये हो जाएगा 5354/1000। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 5354/1000 जो कि है ऑप्शन बी। तो 279 में होगा बी। अब आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 280 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट प्रेडिक्ट ऑफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/11 यूजिंग दिस पैटर्न। फॉर एग्जांपल 1/11 इज इक्वल टू 0.09। 9 के ऊपर बार लगी हुई है, तो बार का मतलब होता है यहाँ पे विनक्यूलम, मतलब कि ये जो 9 है ये जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइटली। उसके बाद है 2/11 जो कि बराबर है 0.18 के। तो हमें बताना है 3/11 जो है वो किसके बराबर होगा। तो आप सिंपली 3 को 11 से डिवाइड करोगे ना, तो आप देखना आंसर जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आ रहा होगा। रिकरिंग डेसिमल मतलब कि कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। तो पैटर्न के हिसाब से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर समझना है तो डायरेक्टली डिवाइड करवा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.272727 करके। फिर आप जो है वो 27 इतनी दफ़ा लिखने से बेहतर है 27 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। या आप पैटर्न से भी देख सकते हो कि भाई 1/11 अगर आ रहा है 0.09, 2/11 आ रहा है जी 0.18, तो 3/11 क्या आएगा 0.27, 4/11 क्या आएगा 0.36, इस तरह करके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है 281। ये टॉपिक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये आप सीख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास 281 के अंदर जो है ना वो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ गिवन है। अब ये रियल नंबर्स तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, जो कि हम रियल के अंदर काम नहीं कर रहे होते। तो ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, क्योंकि अब ये जो बात है ना ये आपकी सिर्फ इंटरमीडिएट में नहीं होती, मैट्रिकुलेशन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा। तो अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इस वैल्यू को हम कहते हैं ओमेगा, जिसको आप W से जो रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है, अब यहाँ पे ऑलरेडी पावर 4 है तो वो भी आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको प्लस और माइनस का दिखेगा। प्लस वाले वैल्यू को आप ओमेगा कहते हो और माइनस वाले वैल्यू को आप ओमेगा स्क्वायर कहते हो। तो इसको आपने रख दिया और यहाँ पे ऑलरेडी पावर में 4 भी है, सही। अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं कि भाई ओमेगा पावर 4 जो है ना वो ओमेगा के बराबर होता है। और यहाँ पे ये भी इक्वेशन याद कर लो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 4 होल स्क्वायर,
ठीक है। पावर आप 4 वाला यहाँ पे दे दो, 2 वाला वहाँ पे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो आप कर सकते हो, यहाँ पे भी ओमेगा पावर 8 होगा, ये भी ओमेगा पावर 8 है, बस लिखने का अंदाज है वो डिफरेंट है। अब हमें पता है ओमेगा पावर 4 बराबर होता है ओमेगा के, तो यहाँ पे मैंने ओमेगा लगा दी, प्लस अगेन ओमेगा पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा पावर 4 ओमेगा और यहाँ पे स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ से आप जो है वो ये वाली वैल्यू निकालो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, या आप बोल सकते हो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, जो कि करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारे पास है 282, जिसमें कहा जा रहा है अ राइट ट्राइंगल हैज हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 30। इसका मतलब है जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो है 30, और यहाँ पे लेग ऑफ लेंथ 10। अब इसको हम जो है वो बेस मान लेते हैं या परपेंडिकुलर मान सकते हो, चलो बेस मान लेते हैं, जो कि हमारे पास है 10, ठीक है, या परपेंडिकुलर चलो मान लो। बहुत सारे बच्चों को जो है वो परपेंडिकुलर ही जब भी ये लेंथ लेग की बात हो रही होती है तो लग रहा होता है। तो द नियरेस्ट टेंथ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर लेग, तो यहाँ पे बाकी बेस ही बचता है ना, क्योंकि आपको पता है अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहाँ पे हम एक थ्योरम लगाते हैं जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको ये बेस फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो आप अपनी जगह पे रखोगे। परपेंडिकुलर हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो 800 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब हमें जो है वो यहाँ पे दोनों साइड अगर रूट लेना है तो ये इसके साथ कैंसिल करवा सकते हैं। अब रूट 800 आपका बराबर कितने के आएगा, ये आप सोल्व कर सकते हो एलसीएम निकाल के, फैक्टर्स निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बेसिकली बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो रूट 900 का आंसर जो है ना वो आपके पास 30 आएगा, तो ये उससे थोड़ा पीछे है ना, तो इसका मतलब है 30 के पीछे ही कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 29.2, तो इसका मतलब है यही कुछ वैल्यू जो है वो आ रही होगी या उसके करीब तरीन आ रही होगी। तो यहाँ पे तभी मैंने कहा कि भाई इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सो तुक्का नहीं मारना, चीज़ों को समझना है। ये था क्वेश्चन नंबर 282। अब हम आते हैं 283 के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं 283 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है रेंडी इज ग्राफिंग अ रेक्टेंगल ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सा होता है, ये जो आप जो है वो बना रहे होते हो ग्राफ्स वगैरह, जिसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हो, ठीक है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसमें बोला जा रहा है 3 ऑफ द वर्टाइसेस आर लोकेटेड एट द 2, 3, -2, 3 और 2, -3। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो यहाँ पे आपको 3 वर्टाइसेस जो है वो गिवन है। एक हमारे पास है 2, 3, तो लेट सपोज ये 1, 2, 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, और यहाँ पे -1, -2, -3। इसको आप x एक्सिस बोलते हो, इसको आप y एक्सिस बोलते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव वाले x रखोगे, यहाँ पे नेगेटिव x, और यहाँ पे नेगेटिव y और ऊपर पॉजिटिव y। तो 2, 3 कहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और हमारे पास -2, 3 कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2, -3, जो कि यहाँ पे आएगा, ये 2, -3, क्योंकि नेगेटिव आए ना। तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई चौथा वर्टेक्स क्या होगा। तो भाई देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, बेसिकली इस तरह करके रेक्टेंगल बनेगा, सही है। तो इसका मतलब है भाई ये जो है ना वो पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे, तब जाके रेक्टेंगल जो है वो प्रॉपर बनेगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, आप देख सकते हो, ये पॉइंट है आपका -2, -3 के -2 यूनिट्स आप x एक्सिस की तरफ आओगे, फिर -3 यूनिट्स आप जो है वो y एक्सिस की तरफ आओगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा, जो कि है -2, -3, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई रेक्टेंगल जो है ना वो आपका चारों क्वाड्रेंट्स को कवर करने के लिए जो है वो बन रहा है, तो मतलब उनको कवर करते हुए बन रहा है, सही है। तो एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा सेकंड में है, और तीसरा जो है वो चौथे में है। तो बाकी यहाँ पे चौथा जो है ना वो तीसरे क्वाड्रेंट में आना ही चाहिए, तभी यहाँ पे जो है वो प्रॉपर आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिसमें x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो। तो फिर आप देख सकते हो ऑप्शन में वो एक ही है जिसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, जो कि a है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो।
खैर 284 के ऊपर आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है द यूनियन ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग देम इज कॉल्ड ट्राइंगल। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, सही है, देख लेना आप, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। उसके बाद है 285, जिसमें कहा जा रहा है ब्रिजपोर्ट इज 924 माइल्स फ्रॉम डेनविल, कूपर टाउन इज 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिजपोर्ट टू डेनविल, हाउ मेनी माइल्स इज इट फ्रॉम ब्रिजपोर्ट टू कूपर टाउन। तो भाई देखो जो टोटल डिस्टेंस है ना ब्रिजपोर्ट से लेके डेनविल तक, वो हमारे पास है 924 माइल्स, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि भाई कूपर टाउन अगेन एक जो है वो कोई शहर होगा जो कि इनके दरमियान ही कहीं आ रहा होगा ब्रिजपोर्ट और डेनविल के, जो कि 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ब्रिजपोर्ट डेनविल है। इसका मतलब है 3/4 ऑफ आप करोगे 924, ठीक है। तो आप क्या कर दो 3/4 ऑफ कर दो जो टोटल आपके पास डिस्टेंस है ब्रिजपोर्ट से लेके डेनविल तक, जो कि है 924। तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, जो भी है वो है ब्रिजपोर्ट टू कूपर टाउन वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर लो ये, 4 1 4 2 4 8, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1 यहाँ पे चला जाएगा तो 3 4 12 1 4 4, तो 2 3 1 आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 3 1 से, तो क्या हो जाएगा 3 1 3 3 3 9 और 3 2 6, तो 693 माइल्स आपके पास आंसर आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 286 में आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस पैटर्न। आपके पास एक जो है वो सीक्वेंस है जो कि कुछ इस तरह से 32 48 56 60 62 63, तो अब आगे टर्म कौन सी होगी। तो अब देखो ये मुझे कुछ इस तरह से लग रही है कि 32 के बाद 48 कैसे आया कि आपने 32 में क्या किया 16 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने जो है वो 48 से 56 कैसे बनाया कि आपने 48 में जो है वो 8 को प्लस किया, फिर आपने जो है वो 56 से 60 तक कैसे बनाया कि आपने इसमें +4 कर दिया, कैसे गए कि आपने इसमें +2 कर दिया, फिर आप 63 तक कैसे गए कि आप इसमें +1 कर दिया। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे आप जो है वो पैटर्न देख सकते हो यहाँ से जो आप मजीद ऐड कर रहे हो कि भाई आपने पहले 16 ऐड किया, फिर अगली टर्म बनाने के लिए आपने क्या किया इसका हाफ कर दिया जो कि 8 है, फिर अगली टर्म बनाने के लिए आपने जो ऐड किया वो इसका हाफ कर दिया, फिर अगली टर्म बनाने के लिए आपने इसका हाफ कर दिया, फिर आपने अगली टर्म बनाने के लिए इसका हाफ ऐड कर दिया। तो अगली टर्म बनाने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, ये जो हम पिछले टर्म ऐड कर रहे थे उसका हाफ यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 1 का हाफ होता है 0.5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 63.5, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा सी, बल्कि बी, ठीक है। उसके बाद है 287, जिसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 27, तो ये होगा -27, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ए। जब भी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए सिंपली जो है वो सिंबल चेंज कर दो। उसके बाद है 288, 1, -2 इज सोल्यूशन फॉर y इज ग्रेटर देन -2x² + 5, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो भाई देखो कहा जा रहा है कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन -2x² + 5, तो कहा जा रहा है कि भाई क्या 1, -2 इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है वो अगर हम इसके अंदर पुट करें तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, करेक्ट साबित होनी चाहिए। तो ये होती है x वैल्यू, ये होती है y, तो पुट कर दो, तो y की जगह -2 ग्रेटर देन 1 पुट कर दो, x की जगह -1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये -2 ही हो जाएगा, प्लस का 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -2 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या ये सही है? नहीं भाई, नेगेटिव नंबर कहाँ बड़ा होता है पॉजिटिव से, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। सो अब आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 289 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को, बल्कि लीनियर इक्वेशन आप बोलोगे, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का जो फॉर्म होता है, जनरल हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये होती है y = mx + c, मतलब कि आप जो है वो इक्वेशन की एक साइड y रखोगे और y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरी साइड आप x वाली टर्म और जो है वो कांस्टेंट को रख रहे हो। सो यहाँ पे जो फिर आपके पास x वाली टर्म में कोएफिशिएंट होता है उसको आप स्लोप बोलते हो, जो कि यहाँ पे m से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको c की जगह यहाँ पे b दिखता है जनरल फॉर्म में, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि b में जो इक्वेशन लिखी हुई है y = 3x - 2, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप देखो ये बिल्कुल
एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं इस फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। कभी कभी आपको जो है वो कहा जाएगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, तो आप y को जो है वो एक साइड करोगे और फिर x और कांस्टेंट वाले टाइम जो है वो दूसरी साइड आप इक्वेशन रखोगे। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी बोल सकते हो उस फॉर्म में आप। सो ये है आइडिया क्वेश्चन नंबर 289 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 290 जिसमें कहा जा रहा है यू आर पेंटिंग योर बेडरूम your favorite color. Okay, the length of your room is 15 feet, the width is 12 feet, the height is 8 feet. Subtract 55 square feet from the total area of the walls for 2 doors and a window in your room. What is the surface area of the walls you will be painting? तो भाई हमारे पास कोई भी एक जो है वो रूम है, ठीक है। अब ये रूम आप जो है वो क्यूबॉइड कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपके पास बात हो रही है वो 3D में हो रही है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो यहाँ पे या फिर आप जो है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म वाला फार्मूला भी लगा सकते हो टोटल सरफेस एरिया वाला यूज़ करके। तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, लेंथ हमारे पास 15 है, विड्थ हमारे पास 12 है और हाइट हमारे पास 8 है, ठीक है। और हमें 55 जो एरिया है वो हमें माइनस कर देनी है टोटल में से, ठीक है। और टोटल बल्कि यहाँ पे आप जो है ना टोटल वॉल्स वाली एरिया जो है वो मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो पूरे रूम के लिए आपके पास सरफेस एरिया क्या होगी, मतलब कि टोटल, वो आपके पास फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि रूम में आपके पास टॉप और बॉटम भी तो होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो है वो पेंटिंग के लिए टॉप और बॉटम की बात नहीं हो रही, तो फिर उसके लिए आप ये वाला जो है वो टर्म मिटा दो, ठीक है। तो फिर आपके पास फार्मूला ये बन जाएगा कि आप जो है वो फाइंड करो सरफेस एरिया किसकी, वॉल्स की, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वॉल्स की सरफेस एरिया में से 55 जो है वो माइनस करेंगे जो कि डोर्स और विंडो के लिए है, फिर हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास सरफेस एरिया जो वॉल्स की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास 15 है, हाइट हमारे पास 8 है, ठीक है। फिर हम अच्छा यहाँ पे प्लस है, फिर हमारे पास विड्थ जो है वो 12 है और हमारे पास हाइट जो है वो 8 है। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 130, ठीक है। 130 होगा, बल्कि 120 होगा, सॉरी, ठीक, 120 होगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या होगा, 12 को 8 से 96, सो नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 120 ये होता है 240 प्लस 2 को 96 से करोगे तो 192, ठीक है। और टोटल कितना होगा, टोटल हमारे पास हो जाएगा 200 और 100 300, 90 और 40 कितना होता है 330, बल्कि 430 हो जाएगा ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 432। सो ये जो हमारे पास सरफेस एरिया आई है ये आई है टोटल वॉल्स की, हमें इसमें से जो है वो ये डोर्स वाली विंडो वाली माइनस कर दी है जो कि इसने दी है 55, तो वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो अब कितना बचेगा, ये बचेगा 377, ठीक है। 5 में से 2 गया, हाँ सही है। तो ऑप्शन हमारे पास है ए। उसके बाद हमारे पास है 291, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं 291 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है असुफेयर, काफ़ी लोग इसको स्फेयर भी पढ़ते हैं, और अभी मैंने रिसेंटली देखा कि हमारे टीचर इसको सुफेयर पढ़ रहे थे, तो मैं यहाँ पे अभी जो है वो सुफेयर ही पढ़ रहा हूँ। अ सुफेयर हैज़ द सेम रेडियस एज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। हमारे पास दो फिगर्स की बात हो रही है, एक हमारे पास स्क्वायर है और एक हमारे पास सुफेयर है। कहा जा रहा है कि भाई जो सुफेयर का रेडियस है वो बराबर है स्क्वायर की साइड के, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम मान लें कि भाई सुफेयर जो है वो आपका कुछ इस तरह से होता है, तो लेट सपोज इसका जो रेडियस होगा वो बराबर होगा किसके, स्क्वायर की लेंथ के। तो लेट सपोज हम स्क्वायर की लेंथ को जो है वो एस नाम दे देते हैं, ठीक है। ये वैसे रेक्टेंगल ज़्यादा लग रहा है, सो ठीक है, इसको हम एस नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेडियस जो है वो बराबर है लेंथ ऑफ स्क्वायर के, तो आर इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे कंडीशन पहले ही सेंटेंस से मिल गई। If the area of square is 6 times greater than the volume of the sphere, what is the diameter of the sphere to the nearest tenth of a unit? तो यहाँ पे देखो स्क्वायर की भी जो है वो एरिया की बात हो रही है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात हो रही है। तो पहले दोनों फार्मूला लिख देते हैं। तो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वो होगा एस स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो होता है
4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक है। इसमें जो है वो इसने कहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। 6 टाइम्स, इसका मतलब है एरिया जो है वो यहाँ पे बराबर है किसके, 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 6V हो जाएगा, ठीक है, V फॉर वॉल्यूम। सो एरिया हमारे पास है एस स्क्वायर 6, वॉल्यूम हमारे पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब के। सो ये भी मजीद इक्वेशन बन गई। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द स्फीयर टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ यूनिट। तो हमें डायामीटर चाहिए, तो डायामीटर बराबर होता है किसके, 2r के। तो हम r अगर यहाँ से फाइंड कर लें, जो कि यहाँ पे जो है वो है भी हमारे पास, फिर हमारे पास डायामीटर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने ये वाली भी चीज़ देखी थी कि भाई रेडियस जो है वो बराबर है साइड ऑफ स्क्वायर, तो हम एस की जगह r रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। 6 को यहाँ पे जो है वो अगर आप चलो अभी सेम रखते हैं, सो यहाँ पे टेबल लगाओ 3 1 द 3 और यहाँ पे 2 3 द 6, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी सिर्फ यहाँ पे एक आर बचेगी, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1 = 2 4 द 8 पाई आर, सही है। अब हमें यहाँ पे जो है ना वो आर निकालना है, तो 8 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो देखो रेडियस ये आ गया। लेकिन हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायामीटर। तो डायामीटर बराबर होता है किसके, 2r के, तो इसका मतलब है हमें इसको ट्वाइस कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 पाई, 2 1 द 2 4 2 द 8, तो डायामीटर किसके बराबर आ रहा है 1/4 पाई के। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में जो है ना वो इसने डेसिमल्स में जो है वो दिए हुए हैं। सो अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे ना, तो जो भी आंसर आएगा फिर उसको जो है वो आप यहाँ पे डिवाइड भी करवाओगे, क्योंकि जो भी इसका रिजल्ट आएगा फिर क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे उस रिजल्ट से, तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं आंसर जो है ना वो 0.0 समथिंग ही आ रहा होगा। सो यहाँ पे करीबी ऑप्शन आप देख सकते हो 0.29 है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो जो कि है बी, ठीक है। सो आप कभी कभी जो है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं तो कम से कम अप्रोक्सीमेटली या जो है उसके करीब तरीन जो है वो जो भी ऑप्शन दिख रहा है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सो अब आप इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं जल्दी जल्दी करवाना चाह रहा हूँ, और टाइम भी कम है तो फिर इसको मैं बाद में करवा नहीं पाऊँगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 291। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम जो है वो 292 के ऊपर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 292 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लॉजिक। तो भाई यहाँ पे लॉजिक लिखनी पड़ेगी। सो लॉजिक कुछ इस तरह से है, बहुत ही पुरानी कोई लॉजिक है। ये बराबर है u + y अपान में w + z। तो हमें बताना है कि भाई 4 10 8 और 5 किसके बराबर होगा। तो भाई देखो लॉजिक कुछ इस तरह से कि आपके पास जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन लग रहा है, कोई पैटर्न लग रहा है, ठीक है। सो ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है ना वो 2 लाइन्स हैं जो किसी पॉइंट पे जो है वो मीट कर रही हैं, तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे होते हैं ना। मैं मैथमेटिक्स का जो है वो बंदा हूँ तो थोड़ा उसी तरह से सोच रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी इस तरह का पैटर्न है तो वो बराबर आ रहा है कि जो हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं ना, आप उसका फ्रैक्शन बनाओ। कैसे कि हमारे पास ये जो दोनों एंगल्स हैं आप इन दोनों को जो है वो ऐड करवा दो, और ये जो दोनों एंगल्स हैं आप इन दोनों को जो है वो ऐड करवा दो। सो इसी तरह अब आप यहाँ पे पैटर्न लगाओगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो दोनों एंगल्स हैं और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं ना। सो पैटर्न क्या कहता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि w + z जो है वो आप डिनोमिनेटर में सम रखते हो, तो 4 और 5 का सम डिनोमिनेटर में, और ये जो हमारे पास एंगल्स हैं 8 और 10 ये आप न्यूमरेटर में सम करवा दो। सो दिस वाज द पैटर्न लॉजिक। 8 और 10 कितना होता है 18 अपान में 9, टेबल लगाओ तो 2। सो इसका आंसर बेसिकली 2 होगा, करेक्ट ऑप्शन ए। उसके बाद है 293, लोगेरिथम फाइनली आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, अब यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा log with base b x = 3 log with base b p -2, बल्कि ये अंदर आएगा log with base b t + 1/2 log with base b r। सो हमें x चाहिए, तो देखो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log with base b x = आप यहाँ पे जो है वो पावर रूल को रिवर्स में यूज करो, तो भाई ये 3 वापस p के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log with base b p³ माइनस ये फिर क्या हो जाएगा, बल्कि माइनस भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा ही देते हैं।
सो माइनस ये अगेन पावर रूल यूज़ करोगे रिवर्स में तो 2t के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log विद बेस b t स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा log विद बेस b r के ऊपर 1/2, इसका मतलब है आप रूट लगा दो। सो अब यहाँ पे जो है वो आप क्या कर सकते हो, क्वोशंट जो है वो रूल लगा सकते हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा log विद बेस b x इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों के दरमियान लगाऊंगा तो ये हो जाएगा log विद बेस b p क्यूब अपान में t स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी भले आप ये सेम रखो, वैसे आप डायरेक्टली भी रख सकते थे। अगेन आप यहाँ पे क्या लगाओगे, क्वोशंट रूल जो है वो लगाओगे, तो ये हो जाएगा log विद बेस b x इज इक्वल टू log विद बेस b। सो अगेन ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा p क्यूब अपान में t स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड में रखोगे, इसका मतलब आप ऐसे रख सकते हो कि भाई डिवाइडेड बाय, चलो रूट आर आपको समझाने के लिए 1, फिर आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो ये बेसिकली इसी के साथ रह जाएगा। सो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम बेस वाले लॉग्स हैं, तो कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, p क्यूब अपान में t स्क्वायर रूट r। सो करेक्ट ऑप्शन है p क्यूब अपान में t स्क्वायर रूट r, ठीक है। ये जो t स्क्वायर है ना, ये रूट से बाहर है, तो इसका भी ख्याल करें, ऑप्शन डी होगा। कंफ्यूज करने के लिए ये दे देते हैं कभी कभी। सो ये था 293, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।